ग्वालपोखर के लोगों की कि ग्वालपोखर से एक होनहार नौजवान आज कलकत्ता हाई कोर्ट में पूरे मगरबी बंगाल में लोगों को कानूनी इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए जो खड़ा है और अपनी जुबान में बेबाक होकर, मैं अक्सर कभी कभी उसकी वीडियो को देखने का मौका मिलता है, तो कानूनी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कानूनी भाषा हमारे इलाके के सादे भोले भाले लोग नहीं समझ सकते, उनको सुरजापुरी भाषा में कानूनी जानकारी देने का काम जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरी ग्वालपोखर की तरफ से, सुरजापुरी बिरादरी की तरफ से मैं वकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज की ये मीटिंग में जो आप लोग यहाँ पर शिरकत फरमाए हैं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोगों की तरफ से जो भरपूर प्यार और मोहब्बत मिली, उससे हम लोग ग्वालपोखर से जिस तरीके से आप लोगों ने वोट देकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने की कोशिश की, हम लोग यहां से आगे बढ़े, चकलिया में आगे बढ़े, करंदगी भी काफी आगे बढ़े, लेकिन परेशानी हम लोगों को रायगंज में जाके हुई, क्योंकि वहां बीजेपी, कलियागंज में बीजेपी काफी तादाद में वोट ले लिया और इधर यहां पर टीएमसी की तरफ से भी एक कोशिश हो गई कि बीजेपी जीतता है तो जीते, लेकिन विक्टर नहीं जीतना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से आप लोग देखे होंगे कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की सिर्फ रायगंज लोकसभा सीट में 5 बार आके वो सभा की, और पांचों सभा में एक ही नारा था, विक्टर विक्टर विक्टर। इसीलिए कहीं पर आके रोती हैं कि हमसे ज्यादा बैनर विक्टर का कैसे हो गया। विक्टर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, वो चंदा मांगता है, तो फिर उसका बैनर हमसे ज्यादा कैसे हो गया। इसकी परेशानी उनको सताने लगी। गांव गांव में घर घर जाकर लोगों को डराया गया कि टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा इंदिरा आवास नहीं होगा, वोट नहीं दोगे तो मां बहनों का लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी बेटी को कन्याश्री नहीं मिलेगा, रूपोश्री नहीं मिलेगा। लोगों को डराया गया, धमकाया गया, और सियासी चुनाव में कोई जीतेगा कोई हारेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि हार तब होती है जब हम मान लें, और जीत तब होती है जब हम ठान लें। हम ठान चुके हैं कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे, और इस इलाके के आवाम के हक में जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। उसके लिए इस इलाके के लोगों को बेदार करना होगा। उस बेदारी को वापस आप लोगों के अंदर लाने के लिए जिस हद तक जद्दोजहद करना होगा, वो जद्दोजहद हम हर हाल में करेंगे। और यही कोशिश मेरी रहती है कि फकीरी जिसकी फितरत में हो, फकीरी जिसकी फितरत में हो, उसकी ठोकरों में ताज होता है। फकीरी जिसकी फितरत में हो, उसकी ठोकरों में ताज होता है। वो कल की परवाह नहीं करता, आज को मुट्ठी में लेके जिया करता है। यही मेरी जिंदगी का एक मकसद है। मैं कभी कल का परवाह नहीं करता कि कल मैं एमएलए बनूंगा या नहीं, कल मैं एमपी रहूंगा या नहीं, कल मेरा क्या होगा वो नहीं देखता। आज जो हालात है उसमें जो सही है वो करना है तो वो करना है, और यही करने की कोशिश मैं करता हूं। आज उसी तरह से आप लोगों के सामने आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है, आज आप लोग यहां पर आए हैं। अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि यहां पर आने से लोगों को रोकने के लिए अपने टीएमसी के तमाम मेंबरों को कह दिया गया कि अपना अपना बूथ संभालो, अपना अपना गांव में देखो, आदमी नहीं जाना चाहिए, रोकने के लिए लगा दिया गया। आज अगर आप ब्लॉक से होकर आए हो तो आज देखेंगे कि ब्लॉक में जो सरकारी लुंगी, सरकारी साड़ी, सरकारी जो सामान आता है, वो आज ब्लॉक में खड़े होके मंत्री साहब और उसके भाई जनाब वहां पर आज साड़ी और लुंगी बांट रहे हैं। क्यों बांटा जा रहा है? ताकि सारी लुंगी लेने के लिए लोगों का लाइन वहां लगा रहे हैं, गोती हाट में लोग ना पहुंचे। तो मैं इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आप लोगों की इतनी मोहब्बत तो है कि आपकी मोहब्बत को देखकर आज मोनी साहब को, रब्बानी साहब को डरना पड़ता है। तो इसी डर के बहाने कुछ मां बहनों को साड़ी तो मिल रहा है, तो ये साड़ी जो उनको मिल रहा है उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। किसी भी तरह से वो फायदा पहुंचना चाहिए, वो भले हमारे डर से पहुंचे या हमारे काम से पहुंचे, लेकिन पहुंच तो रहा है, तो ये भी बड़ी बात है।
आज जो हालात के तहत मैं सियासी मुद्दों पर आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि हम लोग सिर्फ चुनाव में किसी को हराने और किसी को जिताने की बात करते हैं कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, इस पार्टी को जिताएंगे या उस पार्टी को जिताएंगे। सच बोलिएगा कि भाई आप लोग देश आजाद होने के बाद से हर चुनाव में हम लोग वोट देते हैं, कोई ना कोई पार्टी जीतती है, कोई ना कोई नेता जीतता है, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना। लेकिन जब आप वोट देते हैं, आप किसी पार्टी को जिताते हैं, किसी की सरकार बन जाती है, लेकिन क्या आवाम जीतता है? क्या आपकी जीत हुई है? आपके जो हक और हुकूक की बात को लेकर जो मुद्दों पर सियासत की जाती है, क्या उसमें से एक भी वायदा पूरा होता है? आज ऐसा कोई गांव नहीं है या यहां पर मौजूद हम लोग जितने लोग हैं, ऐसा किसी का घर नहीं है जिस घर से हमारे नौजवानों को अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपना घर, अपना परिवार छोड़कर, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो या केरल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर मेहनत, मुशक्कत, मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। अभी मैं आया तो सुना वकील साहब भी इस पर कुछ बोल रहे थे। वो जहां गए वहां पर देखते हैं होटलों में काम करने वाला कौन है? हमारा सुरजापुरिया, हमारा कोई भतीजा है, कोई हमारा बेटा है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा रिश्तेदार है, जो कहीं होटलों में काम कर रहा है, कोई सड़कों पे काम करता है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई कारखाने में काम कर रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पूरे मगरबी बंगाल से तकरीबन 42 लाख नौजवान बंगाल से बाहर जाकर हिंदुस्तान में काम करते हैं। और कोई बड़ा बड़ा काम करने नहीं जाते हैं कि कोई ऑफिसर बन के जा रहा है, कोई वकील बन के जा रहा है, कोई मास्टर साहब बन के जा रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये 42 लाख लोग मजदूरी करने जाते हैं। जैसे अभी मंडी, हमारे इलाके से हजारों की तादाद में मंडी चले गए हैं लोग, अभी भी जा रहे हैं। तो ये जो तादाद है, ये तादाद पूरे बंगाल में 42 लाख है। और 42 लाख में पूरे बंगाल में जितना जिला है, उसमें जितना सब डिवीजन है, उसमें देखा गया है कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा तादाद जो है मजदूरों का जो बाहर जाके काम करता है, वो कहां पर है? तो वो हमारा सब डिवीजन है, इस्लामपुर सब डिवीजन। सिर्फ इस्लामपुर सब डिवीजन से तकरीबन 3 लाख लोग काम करने बाहर जाते हैं। और ये जो तादाद है पूरे बंगाल में सारे सब डिवीजन, सारे जिलों से सबसे ज्यादा है। इससे ये बात साबित होती है कि हमारे इलाके के नौजवानों में हुनर है, काबिलियत है, लेकिन उनके हुनर और उनके काबिलियत को काम नहीं मिलता है, उनको सरकार काम नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ का नौजवान जाके केरला में सड़क बनाता है, हमारा यहाँ का नौजवान जाके बड़ी बड़ी इमारतें दिल्ली में बना रहा है, हमारा यहाँ का नौजवान जाके जरी का काम करता है, हमारे यहाँ का नौजवान जाके मंडी में काम कर रहा है, हमारे यहाँ का नौजवान कहीं किसी कल कारखाना में काम कर रहा है। ये सारा काम करने के लिए जो हुनर की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, वो करने वाला हम और हमारे लोग हैं। और ये काम को दूसरी सरकार काम में लगा रही है। ये सोचने की बात है कि जब यहाँ का नौजवान हजारों की तादाद में जाके दिल्ली में काम करता है, तो दिल्ली की सरकार वहां पे काम ले रही है, चाहे वो कारखाने में हो, चाहे वो जरी के काम में लगे, चाहे वो सड़क बनाने में लगे, चाहे मकान बनाने में लगे, लेकिन वहां पे काम है तो वहां पे लोगों को काम मिल रहा है। दिल्ली में भी एक सरकार है, हरियाणा में भी एक सरकार है, चंडीगढ़ में भी एक सरकार है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, हिंदुस्तान के हर शहर में एक सरकार है, हर जगह। तो हर सरकार जब हजारों की तादाद में लोगों को यहां से ले जाकर वहां रोजगार दे सकती है, तो हमारे मगरबी बंगाल की सरकार हमारे नौजवानों को यहां काम क्यों नहीं दे सकती? क्या ये सवाल नहीं है? ये सवाल हम नहीं कर सकते अपनी सरकार से कि हमारे नौजवानों को बाहर की सरकार काम दे रही है, तो हमारे घर की सरकार जो अपने आप को माँ माटी मानुस की सरकार कहती है, आज वो माँ माटी मानुस की सरकार हमारे नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दे रही?
हमारे नॉर्थ बंगाल में कहा जाता है कि हम लोग पिछड़ा हुआ है। हम लोग पिछड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है और हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते। आज अगर आप बोले फैक्ट्री बनाने की बात, तो आज फैक्ट्री बनाने के लिए आप जाते हैं, आप हिमाचल चले जाइए तो सीमेंट फैक्ट्री आपको वहां मिलेगा। लेकिन हिमाचल में जो सीमेंट फैक्ट्री है उसको डोलोमाइट कहां से सप्लाई होता है? कभी ये सब चीज को हम लोग नहीं सोचते हैं कि कारखाना हिमाचल में है, कारखाना वहां है, हम लोग बोलते हैं कि हिमाचल में कारखाना है, लेकिन कारखाना में सीमेंट बनाने के लिए जो डोलोमाइट का जरूरत होता है वो डोलोमाइट हमारे नॉर्थ बंगाल से जाता है। तो हमारा नॉर्थ बंगाल से डोलोमाइट जाके हिमाचल में कारखाना में लगता है, तो क्या सरकार चाहे तो हमारे हिमाचल में जो कारखाना है उसको लाके नॉर्थ बंगाल में वो कारखाना नहीं बन सकता है? हमारे यहां से बांस की तादाद बहुत है, आप देखते हैं बांस हर गांव में आपको बांस का झाड़ मिलेगा। ये जो अखबार आप लोग पढ़ते हैं, वकील साहब कोर्ट में जो दस्तावेज तैयार करते हैं कागज में, आपके घर में जो बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए कॉपी किताब लगता है, ये कागज कहां से बनता है? ये कागज बांस से बनाया जाता है। और ये पेपर फैक्ट्री जितना भी है, आप देखिएगा हमारे यहां से ट्रक में लोड हो के बांस जाता है। कहां जाता है ये सारा बांस? हमारे यहां से करोड़ों की तादाद में बांस ले जाया जाता है। हमारे यहाँ का बांस जाके दूसरे राज्यों में जाके पेपर फैक्ट्री में जमा होता है, वहां पर पेपर तैयार होता है, फिर वही पेपर आता है आपका यहाँ पर, तो आपका बच्चा पढ़ता है। तो हमारा बांस जाके बनेगा दूसरा जगह पेपर में, वहां पर मजदूरों को काम मिलेगा, वहां की तरक्की होगी, लेकिन हमारा सरकार हमारा बांस बेच के पैसा कमा, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बन सकता है। ये सब चीज समझने की जरूरत है कि जो चीज हमारे पास है उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सरकार उसको नहीं देख रही है, इस पर लड़ाई नहीं होती है। अगर ये पेपर फैक्ट्री बन जाए, हमारे यहाँ डोलोमाइट का जो इस्तेमाल होता है दूसरे जगहों पर, वो डोलोमाइट को लेकर अगर यहाँ सीमेंट फैक्ट्री बना दी जाए, हमारे यहाँ पर अनारस का इतना बड़ा खेती होता है, पूरे हिंदुस्तान को अनारस कौन सप्लाई करता है? विधाननगर तो गए हैं सब कोई, विधाननगर में देखे होंगे रोड पर अनारस रहता है, ट्रक का ट्रक अनारस रात को निकलता है यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो ये अनारस हमारे यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकता, लेकिन वही अनारस को ले जाके दूसरे जगह पर उसको प्रोसेसिंग में करके उसको डब्बा में बंद करके रख दिया जाता है। वही अनारस देखिएगा पूरे दुनिया में बिक रहा है। अब विधाननगर का अनारस यहाँ पर फेंका हुआ है। ये सब चीज जो है इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग अपनी जरूरत को नहीं समझते। हम लोगों को उलझा दिया जाता है कि बेशी बोलबो तो इंदिरा आवास बंद हो जाए, ज्यादा बोलिएगा तो कन्याश्री नहीं मिलेगा। मैं रब्बानी भाई से सवाल करता हूं, जब इलेक्शन में आप धमकी दे रहे थे कि कन्याश्री बंद हो जाएगा अगर ममता को वोट नहीं दोगे, इसी जगह पर माइक पर बोले थे रब्बानी साहब कि अगर ममता की सरकार नहीं रहेगी तो आपका कन्याश्री बंद हो जाएगा, सरकारी तमाम स्कीम बंद हो जाएगा। ये बात रब्बानी साहब ने कहा था, इसीलिए आप लोगों को डराया जाता था। तो आज मैं सवाल करता हूं रब्बानी साहब से कि ग्वालपोखर में, चकलिया में, करंदीगी में, इस्लामपुर में या पूरे उत्तर दिनाजपुर जिला में या पूरे मगरबी बंगाल में जिन लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार को वोट नहीं देकर बीजेपी को वोट दिया, क्या उसमें से एक आदमी का इंदिरा आवास बंद करने की ताकत है रब्बानी में? एक आदमी का कन्याश्री बंद करने की ताकत है? एक आदमी का रूपोश्री कन्याश्री छीनने की ताकत है रब्बानी साहब में? वो बीजेपी को वोट दें तो उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर तृणमूल को वोट नहीं दें आपके साथ सब कुछ होगा। नहीं जा सकता है, उसके साथ कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपके साथ क्यों होगा? क्योंकि आप डरते हैं। वो डरता नहीं है इसलिए उसका कुछ नहीं होता है, और आप डरते हैं इसलिए आपके साथ होता है। ये डर को अपने अंदर से निकालिए। ये कन्याश्री, रूपोश्री और इसमें उलझ के रहिएगा तो आज आपको एक मिसाल देते हैं कि आप लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि कन्याश्री पाची तो 1000 टका तो अवश्य घर, तो छोटा छोटा हिसाब देखिए जोड़ के कि आप यहां से अगर
किशनगंज होता हुआ आप हाईवे पे पार करिएगा, बिहार में घुस जाइएगा, तो बिहार में बिजली का पर यूनिट, 1 यूनिट बिजली का कीमत है 3 रुपया, और आपका बंगाल में 1 यूनिट बिजली का कीमत है 9 रुपया। पहले जिसके पास भी पुराना बिल हो, 6 साल पहले का, ज्यादा नहीं, 6 साल पहले का अगर पुराना बिल आपके घर में पड़ा हुआ है तो जाके मिला लीजिएगा मेरी बात सही है या नहीं। 6 साल पहले आपके घर में 1 पंखा चलता था और 1 बल्ब जलता था, तो आपका महीना का बिल आता था 130 रुपया या 150 रुपया, उससे ज्यादा बिल नहीं आता था। और आज आपका वही पंखा चलता है और वही एक ही बल्ब जलता है, आज आपका बिल आता है 1300 रुपया, 1500 रुपया। तो आपका 1000 रुपया देके 150 रुपया का बिल को 1500 रुपया कर दिया गया। तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस बात को समझना होगा। आज आप यहाँ पे बात हो रही थी तालीम की, हमारे कारी जमाल साहब भी बोले, वकील साहब भी बोले कि हमारे यहाँ पर जो इन तालीम की बहुत कमी है, तालीम की जरूरत है, उसके लिए हमको जो है अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा इंतजाम चाहिए, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमको यहाँ पर कॉलेज चाहिए। ये सारी बातें हर चुनाव में होती है, लेकिन क्या इस मुद्दे के लिए ग्वालपोखर में कभी कोई लड़ाई हुई? कभी आप लोग निकल के बोले कि नहीं कॉलेज नहीं तो वोट नहीं? कभी बोले? चाहे वोट मांगने के लिए विक्टर आए, चाहे रब्बानी आए, चाहे कोई भी आए, कभी निकले आप? कभी आप लोग नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि आप लोग बुनियादी चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे मिड डे मील, मिड डे मील में सच बोलिएगा, अपने दिल पर हाथ रख के, कि आप लोग जब आपका बच्चा घर आता है कभी पूछे कि आज मास्टर साहब तो की सबक दिले? पहला सवाल करते हैं, आज तो अंडा खिला ले ना नहीं खिला ले, यही पूछते हैं कि नहीं? और अगर बच्चा बोलता है नहीं बा आज अंडा नहीं पानो, और सावला मास्टर चुरी करे खाए लीजिए, यही बात बोलते हैं। तो इससे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं आप लोगों के सामने कि जब हम छोटे थे ना, तो मेरी एक छोटी बहन भी है, तो घर में बच्चे के लिए अंडा बहुत मायने रखता है। बच्चे को अंडा बहुत प्यारा होता है, वकील साहब को भी रहा होगा बचपन में अंडा खाने का शौक। तो बहन और भाई में हम लोग में झगड़ा होता था अंडा खाने के लिए, कि अगर अंडा है तो कौन खाएगा या पहले कौन खाएगा, ये लेके झगड़ा होता था। क्यों? कि बच्चे के लिए अंडा बहुत प्यारा होता है, उसको पसंद होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि बच्चे को मिड डे मील में अंडा दिया जाता है सरकार की तरफ से, और मास्टर साहब अंडा नहीं खिलाए। तो घर जब पहुंचता है आपका 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, तो घर में वालिद साहब पूछते हैं कि अंडा दिले, अंडा खा लो, तो नहीं दिले, तो सबला अंडा मास्टर खाई ले। तो जब ये बात बच्चा सुनता है कि मास्टर अंडा चोरी करे खाई ले, तो उस बच्चे को लगता है कि मास्टर जो है मेरा अंडा खा गया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मास्टर। और नतीजा ये होता है कि जब वही बच्चा क्लास में पहुंचता है तो बच्चे का जो सोच है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और मास्टर साहब जो यहाँ पर अगर कोई हो तो वो भी मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। जब मास्टर साहब खड़ा होके ब्लैक बोर्ड में कुछ सबक लिखते हैं तो वो पलट के देखते हैं तो उनको सब स्टूडेंट दिखाई देता है, और जब स्टूडेंट मास्टर साहब की तरफ देखता है तो उसको मास्टर नहीं दिखाई देता, उसको अंडा चोर दिखाई देता है। जिस आपको हम बुनियादी बात बोल रहे हैं, तो उस बच्चे के जहन को समझिए कि उस बच्चे को उस वक्त वो मास्टर साहब नहीं दिखाई दे रहा है, उसके वालिद साहब जो बोले कि मास्टर अंडा चोरी कर खाई ली है, तो उस बच्चे के जहन में यही है कि यही मोर अंडा चोर है। तो उस बच्चे के दिमाग में वो मास्टर जो है वो अंडा चोर की शक्ल ले लेता है। आज बहुत सारे मास्टर साहब लोग ये कहते हैं कि हम लोग के जमाने में उस्तादों की इज्जत बहुत थी। हमको भी याद है
कि हमको जो मास्टर साहब पढ़ाए, अगर वो रास्ते से कहीं गुजर रहे होते और हम साइकिल पे होते थे, हम साइकिल से उतर जाते थे। यहाँ तक कि बाइक चलाते हुए भी जाते थे, अगर सर को देख लेते थे तो बाइक रोक के उतर के खड़े हो जाते थे, जब तक सर वहां से गुजर नहीं जाए तब तक हम बाइक लेके आगे नहीं जाते थे। तो ये एहतराम था, ये इज्जत थी। क्यों? क्योंकि उनका किरदार वैसा था। और आज हमारे उस्तादों को ये लगता है कि आज का जनरेशन खराब है, आज का जनरेशन हमारी इज्जत नहीं करता। इज्जत नहीं करता है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे किरदार को भी सुधारने की जरूरत है। अगर हमारा किरदार सुधरेगा तो आज भी वही स्टूडेंट है जो कल था। स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है, सिर्फ किरदार का फर्क हो रहा है, जिसके वजह से आज ये परेशानी आ रही है। तो इसे हम ये कहना चाहते हैं कि जो इल्म की बात हो रही थी ना, तो इल्म सिर्फ उस्ताद नहीं देता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे देश के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के तौर पर जिनको हम लोग सबको जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है, वो एक बात बोले थे कि एक बच्चे का सबसे पहला जो टीचर होता है वो उसकी माँ, उसका बाप होता है, और उसके बाद उसका टीचर होता है। तो ये जो टीचर का जो बात है ना, तो सिर्फ उस्ताद पर जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। आज हम लोग अपने बच्चों को तालीम देने के लिए बेदार नहीं, जिसकी वजह से ये परेशानी हम लोग को है। आज आप लोग जितना फ्री का राशन, कन्याश्री, रूपोश्री को लेके इस बंगाल में चर्चा है, क्या आपके पास इस बात की खबर है कि आपके पूरे मगरबी बंगाल में 8,209 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया? इसके बारे में आप लोग जानते हैं? लेकिन आप लोग बोले क्या बोले हैं, मोर तो विधा भाता नहीं होल, मोर इडा नहीं होल, मोर उडा नहीं होल, मोर 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 करे मोड़े जमा, खाली मोर की नहीं होल वहीडा में देखा जाए, मोर इडा नहीं होल, मोर उडा नहीं होल, मोर इडा नहीं आया, मोर इडा क्या नहीं होल, तो मोर 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 करके मर जाए। 8,209 स्कूल पूरे मगरबी बंगाल में टीएमसी की सरकार ने बंद कर दिया। जो सरकारी स्कूल था, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता था, आपका हमारे समाज का बच्चा पढ़ता था, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा, कोई मतलब नहीं है। जब ये स्कूल धीरे धीरे बंद हो जाएगा, हर साल अब सरकार जो है 2-4 हजार स्कूल बंद करेगा। 23-24 का सेशन में 8,209 स्कूल बंद हुआ। अब 24-25 आएगा, जैसे 25 में फिर खबर मिलेगा आपको कि 5,000 स्कूल और बंद हो गया। फिर 26 में सुनिएगा 5-7 हजार स्कूल और बंद हो गया। फिर 27 में 5,000 और बंद हो गया। 28 में जाके 8,000 स्कूल और बंद हो गया। इसी तरह करते करते आने वाले 10 सालों में पूरे बंगाल का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में तमाम सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। ये 10 साल 12 साल में सारा सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा। जब ये सारे स्कूल बंद हो जाएंगे तो आपका बच्चा जो मंडी में जाके फिर कमाता है तो परिवार चलता है, उसका बच्चा कहां जाएगा? जो दिन भर जन मजदूरी करता है उसका बच्चा कहां जाएगा? जो हाट में जाके सब्जी बेच के अपना परिवार पालता है उसका बच्चा कहां जाएगा? जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, उसका बच्चा कहां जाएगा? ये सोचे हैं कभी आप लोग? एक आम गरीब मजदूर किसान का बच्चा कहां जाएगा? आपके बच्चों को आने वाले वक्त में तालीम नहीं मिलेगी। आप ही का पैसे का स्कूल, गोती हाई स्कूल, लोधन हाई स्कूल, सोलपारा हाई स्कूल, धर्मपुर हाई स्कूल, ये जैसे जितना भी स्कूल है ये आवाम के पैसे से बना है, आप ही के पैसे का स्कूल है। ये सारे स्कूलों को किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। देखिएगा उस टाइम हो सकता है कि अदानी, अंबानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां कोई एक एक स्टेट ले लेगा, कोई पूरा मगरबी बंगाल को खरीद लेगा कि पूरा मगरबी बंगाल का जितना प्राइमरी स्कूल है, जितना हाई स्कूल है, सारा स्कूल अदानी का हो गया। सारा स्कूल अदानी ले लिया, सारा स्कूल अंबानी ले लिया, और वही लोधन हाई स्कूल, वही धर्मपुर हाई स्कूल, गोती हाई स्कूल, ये जितना स्कूल आपका है, पैसा आपका, मकान आपका, सब कुछ आपका, लेकिन उस पर कब्जा होगा उसका। और जहां आज आपका बच्चा 150 रुपया देके 1 साल की पढ़ाई पढ़ता है, वही बच्चे को आपको स्कूल में अगर पढ़ाना होगा तो महीने का कम से कम 1,500 रुपया, 2,000 रुपया देना पड़ेगा। दे पाइएगा?
एक बच्चा होगा तो टान टून के पढ़ा भी लीजिएगा, जिसका 2 बच्चा है, जिसका 3 बच्चा है, जिसका 4 बच्चा है, क्या कीजिएगा? तो आपके बच्चों को तालीम देना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त सिर्फ पैसे वालों का ही बच्चा पढ़ेगा, जिसके पास पैसा है वो पढ़ा लेगा, और ज्यादा तादाद में जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनको सोची समझी साजिश के तहत आने वाले वक्त में मजदूरी के लिए तैयार किया जा रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है, इस आबादी को सस्ते मजदूरों में तब्दील करने की एक साजिश है पूंजीवादियों की, कि आने वाला वक्त में हमारे देश में जो 140 करोड़ आबादी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको जाहिल रखो, उसको निकम्मा बना के रखो, ताकि वो मजबूर रहे एक थाली पर एक दिन का काम करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा, कोई रोजगार नहीं रहेगा, तो क्या कीजिएगा? वही एक सस्ता मजदूर बन के जीना पड़ेगा। वही साजिश की जा रही है, और इसके खिलाफ आप लोग को जगाने की कोशिश करने से आप लोगों को नींद में खुमार में रखने के लिए आपके लिए आता है कन्याश्री, रूपोश्री, फ्री का राशन। तो आप सोचते हो यही सरकार बढ़िया है, लेकिन बाबू अभी फिर खाची काल खुआनी बाबू तब बोलबो यही सरकार खराब थी। इस बात को समझिए, हर चीज के पीछे एक साजिश छुपी हुई है। आज समझिएगा तो कल आप बचिएगा। आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सारी परेशानी को अगर आप देखते हैं कि आज हमारे इलाके का 3 लाख से ज्यादा नौजवान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम करता है, उसके लिए रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ पर जो तालीम की बात की जाती है, आज ग्वालपोखर में कॉलेज नहीं है, चकलिया में कॉलेज नहीं है, इस्लामपुर में एक ही कॉलेज है, हमारी बहनों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं है। पूरे ग्वालपोखर में, पूरे चकलिया में या पूरे इस्लामपुर सब डिवीजन में एक भी स्कूल नहीं है जिसमें कि साइंस हो, जहां पर कॉमर्स हो, उसका कोई इंतजाम नहीं है। आज हमारे इलाके को किस तरह से अंधेरे में रखा गया कि गुलाम रब्बानी साहब ने पांजीपाड़ा में आके नारा लगाया कि मैं यहाँ पर मॉडल मदरसा बना रहा हूँ। ये मॉडल मदरसा जब बना, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये मॉडल मदरसा ममता बनर्जी का नहीं है, ये 2009 में बुद्धदेव की सरकार ने इस मॉडल मदरसा को पास किया था, और 2011 में उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा सैंक्शन किया और वही मदरसा यहाँ बना। लेकिन आज वो मदरसा तैयार है, चाहे वो ममता बनाए चाहे बुद्धदेव बनाए, वो तो अलग लड़ाई है। लेकिन मसला यह है कि आज इस ग्वालपोखर में गुलाम रब्बानी साहब खुद को उर्दूदा कहते हैं, और उर्दू के नाम पर आप लोगों से वोट का भीख मांगा गया था कि